नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं, असल में देश में नदियों की बात तो बहुत होती है। आज हम भोपाल के पास की एक ऐसी नदी के बारे में बात कर रहे हैं जो नदी के साथ साथ पूजनीय, वैसे तो हर जल स्रोत पूजनीय है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भोपाल से 25 किलोमीटर दूर, जहाँ से बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। पुराना नाम, पौराणिक नाम उसका वेत्रवती नदी है। इस नदी की हत्या हो गई है। सुनने में थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन हम सनसनीखेज पत्रकारिता में विश्वास ही रखते हैं। हत्या का हमने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जो उद्गम स्थल है बेतवा का, उस उद्गम स्थल को पानी से बंद कर दिया गया है, यानी सीमेंटेड वहाँ निर्माण कर दिया गया है, और उसके बाद उस उद्गम स्थल से जल निकासी बंद हो गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि बेतवा की हत्या। असल में इतनी बड़ी घटना भोपाल के पास हुई, लेकिन ना तो प्रशासन की इस पर नज़र है, ना उसके कान है, और ना जो पानी की चिंता करने वाली संस्थाएं हैं उनकी नज़र है। दो चार पर्यावरण के जो प्रेमी हैं उन्होंने ज़रूर इस पर नोटिस किया, और कुछ लोगों ने इसके वीडियो बनाए, और कुछ लोग इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। आज इसी पर हम बात करें, क्योंकि रायसेन की सीमा में से वो स्थान है बेतवा नदी का भोपाल से 25 किलोमीटर दूर, लेकिन भौगोलिक हिसाब से, प्रशासनिक हिसाब से वो रायसेन जिले में आता है। इसके बाद ये भी बता दें कि नदी का जो उद्गम स्थल है वो राता पानी अभयारण्य से लगा हुआ है, कुछ फीट की दूरी पर है, और ऐसे में वहाँ निर्माण कार्य करके उस उद्गम स्थल से पानी की निकासी का बंद हो जाना, और बंद हो जाने के बाद किसी भी जिम्मेदार आदमी का उस पर कोई नोटिस नहीं लेना, कोई चिंता नहीं करना, ये और भी बड़ी आपदा है, और भी बड़ी विपदा है। क्योंकि बेतवा नदी का जो इलाका है वो लगभग, उसकी यात्रा 590 किलोमीटर वो चलकर यमुना नदी से मिलती है, और यमुना नदी गंगा जी में मिलती है, और गंगा जी समुद्र में जाके मिलती है। लेकिन यमुना जी जब मिलती है प्रयागराज में, जहाँ महाकुंभ हुआ है, तो कह सकते हैं कि बेतवा वो नदी है जो गंगा जी में जाके मिलती है यमुना जी के साथ जाकर। इसकी हत्या हुई है। बुंदेलखंड का यह जीवन स्रोत है। भोपाल से निकलकर वो पहुँचती है विदिशा होती हुई, गंज बासौदा होती हुई, ओरछा जो राम राजा मंदिर का बहुत पुण्य स्थान है, तीर्थ है, वहाँ से निकलकर वो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे 3 मेहमान। डॉक्टर A.K. विश्वकर्मा जी, जो भूजल विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने भूजल पर बहुत गहरा काम किया है। ज़मीन के भीतर, पृथ्वी के नीचे जो नदियाँ बह रही हैं, जो हमें ऊपर दिखाई नहीं पड़ती, उन पर उन्होंने बड़ा शोध कार्य किया है। बहुत से शोध पत्र उनके छपे भी हैं और पूरे देश में जाने जाते हैं। तो विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी हैं। राठी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश भी हैं। योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विश्वकर्मा जी आपके साथ की। ये जो मामला है बहुत संवेदनशील है। झरने अलग बात है, वो बारिश में होते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन बेतवा नदी 12मासी नदी हम उसको मानते हैं। अलग बात है कहीं कहीं उनकी उसकी धार टूट जाती है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं 590 किलोमीटर की यात्रा में, जिसकी वजह से खेत लहलाते हैं, बस्तियों को, शहरों को पानी मिलता है। लेकिन वो अब स्थिति ये कि हो सकता है कि 1-2 सालों में हमें अगर वो सूखी दिखे तो हैरत नहीं होगी। आपकी राय इस पर क्या होना चाहिए? प्रशासन क्या करे, समाज क्या करे, और जो जल के विशेषज्ञ हैं वो क्या करें? आपकी राय। नमस्कार राघवेंद्र साहब जी। जैसे कि आपने बताया कि नदी चूँकि हमारा इतिहास है, और जितना भी हमारा पुराना देखें तो उसी नदियों के किनारे हमारा मानव जन्म हुआ है। और चूँकि जल हमारा अमृत है, और जल को हम लोग बोलते आमृत, मतलब कभी अमृत बोलते, आमृत मतलब कभी मरेगा नहीं जी। उसकी अवस्थाएं चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी, ठोस हो जाएगा, द्रव तो है ही, और हमारा गैस बन जाएगा। तो पानी हमारे ग्रंथों में या सब हमारा वैज्ञानिक ढंग से उसको सबको अमृत कहते हैं पानी जी। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारा अमृत है जो पानी। जैसे अब जो नदी है, नदी इसीलिए हमारा है कि पानी जो बहता रहता था तो अमृत तुल्य रहा हमेशा। और अब बात आती कि जो नदी है हमारी, इसमें पानी की कमी, हर जगह नदियों कमी है, लेकिन बेतवा में भी हमारी पानी की
कमी होने लगी है। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो भी शरीर होता है इसका, वो एक कैचमेंट होता है। इसका कैचमेंट मतलब पूरा ऊपर पहाड़ी जो हमारे पहले पौधे रहते थे, बड़े बड़े पेड़ रहते थे, पर्यावरण रहता था, कुछ ऐसी पेड़ों की जड़ें रहती थी जो नीचे तक जाती थी, पानी को लेके उसमें नीचे तक करती थी। तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो ज़मीन के अंदर जाते हैं और हमको इनको पानी देते हैं ताकि वहाँ पर ये पानी बना रहे, झरने चलने लगे, नदी का उद्गम होता है वहाँ पर जी। और जो ही हमारा कहना चाहिए कि जो हमारा कैचमेंट है, बेतवा का बहुत बड़ा कैचमेंट है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ झिरी नदी, ये बेतवा का अपर कैचमेंट कहलाता है। अपर कैचमेंट मतलब कहना चाहिए कि हमारे ऊपर वाला भाग जो है वो अपर कैचमेंट कहलाता है। इसमें ये इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, जो कि हमने इसके शोध भी किए हैं, पिछले सालों में साइंटिफिक इसमें काम किया है। इसमें हमारा जो आज देखते हैं कि जो बड़ा तालाब है, इससे 40 गुना बड़ा भोजताल हमारा बेतवा नदी के अपर कैचमेंट बना हुआ था जी। वो पूरा ओम नुमा आकृति रही है, उसके उल्टे जो लिम है हमारा, उसमें पूरा पानी रहता था, और जो बड़ा तालाब है उससे 40 गुना था। तो मतलब इतना बड़ा तालाब था, एशिया का सबसे बड़ा तालाब था। आज वो हमारा उसके रेमिनेंट्स जो कहते हैं, इतने साल पुराने 1310 पूरा मैंने स्टडी किया हुआ है उसके, तो पूरे रेमिनेंट्स वहां पर दिखते हैं भोजपुर मंदिर के पास में। दूसरा है कि मंदिर भी उसी समय का है, काल है, जो राजा भोज ने बनवाया था। और तो इसमें करीब करीब जो है 9 नाली 99 नदी है। तो मैंने खुद किया है कि इसका जो नदियां हैं, 9 नदियों का कितना इसमें पानी जाता है, कितना सेडिमेंट आता है। और इसमें एक और कलिया सोत नदी है, क्योंकि कालिया उस समय का इनका वो था, तो कालिया इस नाम से पड़ा है। तो वो नदी क्या है, जब पानी जब उसमें थोड़ा कम पड़ता था तो जो पानी हमारा कैचमेंट कोलास नदी से आता था। इसका उस समय था कि वो बड़े तालाब पे जो बांध दिया था, हमको बांध दिया था, एक कच्चा बांध दिया था, वो पानी वहां से होके वो हमारे उस तालाब को भरता था। बिल्कुल, तो ये पूरा हमारा था। लेकिन हम इस पर आना चाह रहे हैं कि ये जो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, इसके बंद हो जाने से नदी पर क्या खतरे हैं, और अगर ये बंद हो गया है सीमेंट के निर्माण कार्य से, या वहाँ जो लोग रहते हैं उन्होंने उसके साथ कोई छेड़खानी की है, इसको कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? क्योंकि अगर बेतवा नदी का उद्गम ही बंद हो गया, वहाँ से पानी निकलना बंद हो गया, तो फिर बेतवा नदी, जिसको हम बेतवा कैन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर वो अपने उद्गम पर ही सूख जाएगी तो फिर आगे मामला कैसे बनेगा? इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। सही कहा आपने कि हमारा ये क्या है कि जो नदी है यहाँ पर जो इसका उद्गम है, वो हमारा नदी का फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है जी। फर्स्ट ऑर्डर मतलब जो भी पानी ऊपर से होके आ रहा है, जो पानी ऊपर से झिरझिर के आता है और नीचे हमारे हार्ड रॉक आ जाती है, कड़ी चट्टान आ जाती है जी। तो उसके ऊपर से हमारा जो कुआं बनाया वहां पर, जो कि उद्गम स्थल है, जो भी पानी रिस के आता था शुद्ध, वहां पर अपना पानी कुंड बना हुआ है जी। तो उसको हम लोग बेतवा नदी का कुंड कहते हैं कि यहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ है जी। तो मतलब बहुत समय से चूंकि पानी उसमें आता रहा है, इसलिए उसको हमको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उद्गम स्थल है। ठीक बात है कमल जी। दरअसल जो बचा के रखना चाहिए उस उद्गम स्थल को, वहाँ के कुछ नासमझ लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो अवैज्ञानिक है, सिर्फ लालच की वजह से वहाँ निर्माण कर रहे हैं, उस निर्माण के चलते अगर उद्गम स्थल को बचाकर निर्माण करते तो शायद उद्गम स्थल से पानी निकलना बंद नहीं होता है। क्योंकि नर्मदा जी का उद्गम है अमरकंटक में, लेकिन वहाँ भी निर्माण हुआ, लेकिन उन्होंने उद्गम स्थल को बचाकर किया है। यहाँ थोड़ी सी नासमझी ये हुई कि उद्गम स्थल पर ही निर्माण कर दिया है, और वहाँ सीमेंट, कंक्रीट या जो लोहे की निर्माण की वजह से पानी बाहर निकलना बंद हो गया है। ये सबसे खतरा है, और ये चिंता में डालता है कि अगर वो पानी नदी में नहीं मिलेगा तो फिर वो अंदर ही अंदर कोई अपना रास्ता बनाएगा, कहीं और जाएगा, और बेतवा का जो उद्गम, जो रास्ता है, जो उसके जाने की यात्रा है, वो बंद हो जाएगी। क्योंकि पानी तो कहीं अपना और रास्ता बनाएगा। हमने इसको बंद कर दिया है, वो पता नहीं कहीं और रास्ता बना के कहीं और निकल जाए। तो बेतवा को फिर से बचाने की जरूरत है, और अभी तो साफ दिख रहा है कि उद्गम को ही लोगों ने बंद कर दिया है। आपकी राय? देखिए, बेतवा का उद्गम मतलब भोपाल के लिए, हमारे लिए एक पहचान थी, एक बहुत गौरव की बात थी कि हमारे पास एक नदी का उद्गम था। भले ही वो रायसेन जिले में हो, लेकिन कोलार रोड से मात्र 20 किलोमीटर पे ये उद्गम था। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ दार्शनिक स्थल बना, लोगों की एक्टिविटी बढ़ी। चूंकि ये रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर का हिस्सा का है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने अपनी सीमा बाहर तक नहीं खींची, क्योंकि एक रास्ता बना है, आम रास्ता है, कोलार डैम तक लोगों को जाना है, तो इसलिए नहीं खींचा। तो यहाँ धीरे धीरे लोगों ने काबिज हुए,
उद्गम चूंकि हमारी बहुत लोगों ने मान्यता वहां है। अतिक्रमण किया। जी, और लोग जो कि हमारे उद्गम बहुत धर्म में बहुत मान्यता है और उद्गम का बड़ा महत्व है, तो लोग वहाँ पहुँचने लगे, उद्गम स्थान पे जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, तो वहाँ धीरे धीरे मंदिर का निर्माण कर लिया, लोग अपना रोजगार ढूंढने लगे। फिर उसी को सौंदर्यीकरण के लिए या अन्य किसी लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के स्थानीय कुछ रहवासियों द्वारा या वो जो पुजारी हैं वहाँ पर उनके द्वारा कुछ अलग अलग निर्माण के कार्य किए गए। और जैसा कि हम वहाँ मौके पे देखते हैं, तो वहाँ मौके पे जहाँ से उद्गम से पानी निकलता था उसको पूरा खोद दिया और अंदर मोटर डालने की भी कोशिश की गई, जैसा हम संपवेल या बोरवेल में डालते हैं। ये तो राठी जी एक किस्म का अपराध है, क्योंकि नदियों में हमने नर्मदा नदी को जीवित माना है और बेतवा नदी भी कोई मामूली नदी नहीं है, ये भी जीवित नदी के दर्जा प्राप्त, हम कह सकते हैं कि भले ही ऑफिशियल दर्जा ना हो, लेकिन हत्या हुई है। तो नदी तो हमेशा ही जीवित है, सरकार उसे वो दे, नोटिफाई करे या ना करे, लेकिन बेतवा का अपना बहुत महत्व है और उसको इस ढंग से खत्म करना। तो आप देखिए कि अगर वाइल्ड लाइफ रिजर्व के अंदर के स्थान पर ऐसा एक्टिविटी हो जाए, कलेक्टर के संज्ञान में, जहां तक मुझे खबर है कि जब बेतवा और लिंक प्रोजेक्ट जो बन रहा था तो उसमें यहाँ से जल मंगवाया गया, तो जल लेने जब अधिकारी पहुंचे तो उनको वो चीजें दिख गई, मतलब उस बात को भी 6-8 महीना हो गया, तो दिखने के बाद भी वो अधिकारियों द्वारा संज्ञान न लेना, वहाँ के डीएफओ द्वारा संज्ञान न लेना। तो अभी पिछले 1 हफ्ते से सीएम हेल्पलाइन में मेरे द्वारा शिकायत की गई, माननीय मुख्यमंत्री से लेके वन मंत्री से लेके डीएफओ, कलेक्टर, सबको मैंने ट्वीट किया, सारे चीज़ें हैं। कुछ निजी लोगों ने जो एनवायरनमेंट पे काम करते हैं उनने उसको यूट्यूब पे भी डाला, लेकिन कोई भी संज्ञान लेके वहाँ पहुँचने की बात आज तक हमें समझ में नहीं आया कि उसको रिस्टोर करने के लिए उसे वापस उसकी एक्वीफायर मैपिंग करके पुनः जीवित कैसे करें, इस पर कोई काम गंभीरता से लेता हुआ कोई शासन प्रशासन नहीं दिखा। आज आपकी चैनल ने इस बात को उठाया, मुझे बड़ी खुशी है कि शायद आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँचे, तो वहाँ उद्गम चालू हो जाए। जनता को जो एक भोपाल की एक शान जैसे कह लें कि हमको उद्गम हमारे पास में था, उसे जो खत्म किया गया उस पर तत्काल कार्रवाई हो, वहाँ जो अतिक्रमणकारी उन्हें हटाया जाए और शासन प्रशासन उसको व्यवस्थित साइंटिफिक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करे। देखिए, भोपाल राजधानी भी है योगीराज जी, राजधानी के नाते इसका महत्व वैसे ही बढ़ जाता है, लेकिन राजधानी के नाते महत्व तो बढ़ता ही है, लेकिन भोपाल वासी, भोपाली जो भोपाल के बाशिंदे, उनको तो जल स्रोत खत्म करने में जितना आनंद आता है उतना लगता है किसी को भी नहीं आता हुआ। वो तो जल स्रोत को दुश्मन मानते हैं। भोपाल में करीब 50 या 52 तालाब थे, अब उनकी संख्या 10-12 तक सिमट गई है। हमने उन तालाबों को ख़त्म कर दिया। इसमें भोपाल के लोगों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी शामिल है। प्रशासन को मैं बाद में इसमें जोड़ता हूँ, लेकिन अब जो बचा खुचा बड़ा तालाब, जिसे बड़े झील कहते हैं, उसको भी लोग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भोज वेटलैंड की हम बात करें तो वेटलैंड का जो इलाका है उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये तो हुई भोपाल की बड़ी झील, और भोपाल से सटा हुआ है इलाका बेतवा नदी, बेतवा का उद्गम स्थल, तो यहाँ भी हम बर्बादी कर रहे हैं। ना प्रशासन की नज़र है, ना स्वयंसेवी संस्थाओं की नज़र है, और ना उसके जरिए जो लोग वहाँ अपनी दुकान जमाना चाहते हैं, मंदिर बनाकर कुछ और करके, वो भी इसको नष्ट करने में लगे। आपकी राय? ये एक किस्म का बहुत ही गंभीर अपराध है, नदी के उद्गम स्थल पर निर्माण करके उसके जल प्रवाह को बंद करना। आपकी राय, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ राघवेंद्र जी, और इसमें आपराधिक कृत्य की धाराओं के तहत ही मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो भी इसके दोषी हैं। और ये तो वो प्रकृति प्रदत्त वो जीवित इकाई हैं जो किसी के बनाने से नहीं बनती, कि कोई वैज्ञानिक, कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री इन नदियों का निर्माण कर दे। इस सृष्टि का निर्माता को ही अधिकार है और आप उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं। एक नदी का मुहाना आपने बंद कर दिया। मुझे तो हैरानगी है कि राठी जी बात कर रहे हैं कि जब केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन हुआ, यहाँ लोग लेने पहुंचे, ऑफिसर्स लोग, और उनको ये बंद मिला, और इसके बावजूद वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सो रहे हैं। इसी को कहते हैं कि जड़ता, प्रशासनिक जड़ता भी और सामाजिक जड़ता भी है। तो एक मुकदमा इन पर भी दर्ज होना चाहिए कि ये जिम्मेदारी क्या टीवी चैनलों की है या ये जिम्मेदारी कोई सामाजिक संगठनों की है
ये काम तो खुद प्रशासन को और सरकार को करना ही चाहिए। और वो सरकार जो इन्हीं के नाम पर सत्ता में आती है, वो तो जल जंगल जमीन मंदिर मस्जिद इन सब के आधार पर ही पूरी पब्लिसिटी करते हैं। और उसमें यदि ऐसा होता है कि आपकी नदी खत्म होने की कगार पर है, तो फिर वो केन बेतवा लिंक परियोजना का क्या होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसका शोर पूरे देश में सुनाई दिया। और इन नदियों का धार्मिक पौराणिक आध्यात्मिक ये महत्व तो है ही। अब बेतवा को कलयुग की गंगा कहते हैं, तो केवल हम उपमाएं दे दें, आर्टिकल लिख दें या कह दें कि साहब ये गंगा जी हैं और इनको मान लो, इससे काम चलने वाला नहीं है। उसको गंगा की तरह, गंगा माँ है और उसी की तरह उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। क्या कोई बच्चा कोई मानव अपनी माँ की हत्या कर सकता है? और यदि की है तो फिर उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये जितनी जल्दी हो सके ये मुहाना खोला जाना चाहिए, क्योंकि ये अब आप इसका महत्व क्या बताएं, वैज्ञानिक सर ने बताया इनका कितना महत्व है। अरे कम से कम आप अपने पानी को ही खत्म कर रहे हैं, ये कुछ दे या नहीं दे आपको जीवन दे रही है। और युवराज जी एक बात और है कि गर्मी का मौसम आने वाला शुरू हो गया है। अगर अभी इस मौसम में इस जल स्थल उद्गम को पुनर्जीवित नहीं किया तो फिर हो सकता है कि पानी के भीतर ही भीतर, धरती के भीतर कोई और रास्ता बना दे और ये कहीं और निकल, क्योंकि पृथ्वी के भीतर भी कई नदियां बह रही हैं। हम कहते हैं कि सरस्वती तो विलुप्त हो गई है और भोपाल के लोगों को तो ये अपराध करने का माने बड़ा तजुर्बा है। हम कह सकते हैं कि भोपाल इस मामले में आदतन अपराधी है। ये क्योंकि हमने कई तालाब नष्ट कर दिए। हम बड़ी झील को देख के आनंद तो लेते हैं, लेकिन बड़ी झील में हम गटर जब मिलाते हैं तब किसी को अफसोस नहीं होता। न प्रशासन इसकी चिंता करता है, जुबानी तो चिंता सब करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कोई भी उसके भीतर मिलने वाले नाले गटर को रोक नहीं पा रहा, जबकि अरबों रुपए हमने इस पर खर्च कर दिए। आपकी बात पूरी जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और बड़े तालाब को भी हम धीरे धीरे कैसे खत्म कर रहे हैं, उसके आसपास घूम के कोई आ जाए तो समझ में जाएगा। कैसे बड़े बड़े वहाँ अस्पताल बन रहे हैं, बड़े बड़े मैरिज गार्डन वहाँ बने हुए हैं उसकी परिसीमा में। वो तो अच्छा है कि 2-4 साल में एक बार बाढ़ आ जाती है तो नदियाँ घुस जाती हैं अस्पतालों में भी, तब समझ में आता है कि इस तालाब की हद यहाँ तक है, इस नदी की हद यहाँ तक है। वरना तो हम तो घुसे चले जा रहे हैं। हम जंगल में प्रवेश कर गए, जहाँ वन्य जीव का जो हैबिटेट था, जहाँ रहते थे, हम उनके इलाके में घुस गए। हम नदियों के इलाके में मकान बनाने में शान समझ रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों पर विराम लगना चाहिए। और कहा जाता है एक समय सरस्वती नदी उतनी ही बड़ी थी जितनी आज गंगा और यमुना दिखाई देती है, लेकिन आज वो विलुप्त हो चुकी। तो कहीं ऐसा हास्य ना हो जाए इस हम तो ऐसी कोई तकनीक ईजाद करने की बात जरूर कर सकते हैं कि हम नदी को ख़त्म भी कर दें और किसी को पता भी ना चले। असल में ये जो बारिश होती है, इस बारिश की वजह से नदियाँ और तालाब अपनी हद बताते हैं कि हम यहाँ तक हैं। अगर कोई ऐसा फार्मूला आ जाए विश्वकर्मा जी, जिससे बारिश के समय पानी वहाँ तक ना पहुँचे जो उनका, जिसे कहते हैं ना फुल टैंक लेवल, तो हो सकता है कि लोग इस पर बहुत पैसे खर्च करके कहेंगे साहब ऐसी कोई जुगाड़ हो जाए। और लोगों ने वैसे इसकी जुगाड़ तो कर ली है। जो भोपाल की बड़ी झील का फुल टैंक लेवल है जो 1666.80 है, उसको उन्होंने क्या कर दिया है कि थोड़ा नीचे कर दिया है। इसलिए नीचे कर दिया कि अगर वो अपने सही स्तर पर पानी भरेगा तो फिर भोपाल की कई इमारतें उसकी जद में आ जाएंगी, उसमें एक अस्पताल भी जद में आता है। तो लोगों ने तो उसका वाटर लेवल का जो निशान है उसको नीचे करा दिया, ताकि जैसे पानी वहाँ तक पहुँचता है बदबदा के गेट ये कहकर खोल दिए जाते हैं कि जो इसका फुल टैंक लेवल है पानी उसको छू रहा है, जबकि वो उसके नीचे होता है। तो ऐसी कोई जुगाड़ जरूर लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस पर फोकस करना चाहते हैं कि बेतवा नदी का जो उद्गम है उसे किसी तरह से पुनर्जीवित किया जाए। क्योंकि ये अगर राजधानी के पास बैठे अधिकारी, यहाँ के जो जागरूक लोग हैं, वो इस पर अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो ये नदी की तो हमने हत्या कर ही दी है, हत्या तुल्य है। अभी हम कह सकते हैं कि वेंटिलेटर पर है और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि वो मर गई है। आपकी राय क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर पे जो एक्यूफर बना है, जो हमारी जो नदी है वहाँ जो इसका उद्गम है वो एक्यूफर है। तो एक्यूफर क्या है कि जो एक फेरेटिक एक्यू कहलाता है कि जो कि वहाँ पर वॉल्यूम बना रहा है उसका नदी का, और वो वॉल्यूम को पूरे समय से जब से चलता आ रहा है। और ऊपर से रिस जिसका पानी आता है वो आता नहीं है, वही पानी हमारा जाता है। तो उस जो उद्गम स्थल को हमेशा, जो कि कभी समय से बना है, जो कि आज सूखने लगा है या डिस्टर्ब हो गया है, हमारा मैनमेड तरीके से डिस्टर्ब हुआ है, तो इसको नेचुरल तरीके से रहना चाहिए। क्योंकि यदि नेचुरल तरीके इसको कंजर्व करेंगे तो ये रहना चाहिए। लेकिन अब चूंकि ये बंद हो गया है तो इसको कैसे वापस ठीक कर सकते हैं, कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? पुनर्जीवित करने के लिए क्या है कि जो इसका स्टीम है, जो एक्यूफर मैपिंग, जो पानी जहाँ से आता है
जो सिस्टम है, कोई भी ड्रेनेज ऑर्डर पानी लेके आती है, तो उस ड्रेनेज ऑर्डर पे यदि हम कुछ ऐसा काम कर दें जो कि बारिश का पूरा पानी उसमें अंदर जाने लगे, जो कि सरफेस के ऊपर से बहा जाता है, तो हमारा वो जिंदा हो सकता है बात। बिल्कुल। कमल राठी जी, जिंदा तो हो सकता है, लेकिन इसमें प्रशासन को, हमारे यहाँ के जो कलेक्टर हैं कौशलेंद्र सिंह, बहुत ही संवेदनशील हैं। इस मामले में पता नहीं उन तक कुछ सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची। जो बेतवा जी का जल लेने आए थे, बेतवा कैन योजना को, जहां जब प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे थे, किसी ने उनको सूचना दी या नहीं दी? क्योंकि मौके पर कई बार अधिकारी पहुंचते हैं, लेकिन वो कई बार अपने उच्च अधिकारियों को सच नहीं बताते। अगर ये सच कलेक्टर, कमिश्नर या सरकार को बताया जाता तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के कलेक्टर, जो भोपाल के कलेक्टर हैं, वो इतने संवेदनहीन है कि वो उस पर काम नहीं करेंगे। या सरकार तक बात, डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है, उनकी जानकारी में अगर कोई बात आए तो वो इस पर कार्रवाई ना करे। इसमें जो नीचे के अधिकारी है उनकी लापरवाही है, और उन्होंने सच्चाई से, तथ्यों से अपने उच्च अधिकारी को, कलेक्टर को और कमिश्नर के साथ सीएम को नहीं बताया। आपकी राय? नहीं, देखिए, मैं देखता हूं कि भारत सरकार का जो सोशल मीडिया का जो ट्विटर विंग है, हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतना स्ट्रांग है कि ट्रेन में आप जाते हैं, कोई कठिनाई होती है, आप एक ट्वीट करिए, 10 मिनट में आपके पास कॉल आ जाता है। तो ये इतना अच्छा स्टेट गवर्नमेंट का क्यों नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय रायसेन कलेक्टर को, माननीय वन मंत्री को, सबको मैंने ट्वीट किया, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। 1 हफ्ता हो गया, सीएम हेल्पलाइन 181 में शिकायत कर दी, कोई ने संज्ञान नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि सरकार गंभीर है ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी गंभीर है ही नहीं। जबकि यही माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मोहन यादव जी, इनने मौके पे एक बरगद का पेड़ लगाया 8-9 महीना पहले वहां पर, कि साहब यहाँ इसको और संरक्षित करेंगे, और उन्होंने वहां प्लांटेशन करके आए। उसका बकायदा प्रेस नोट है गवर्नमेंट का। इसके बाद भी आप देखिए कि कोई गंभीर है ही नहीं। मुझे लगता है राठी जी, मुख्यमंत्री की इस बात को कि हम संरक्षित करेंगे, अधिकारियों ने ऐसा समझ लिया कि इस पानी को संरक्षित ऐसा कर दो कि ये बाहर जाने ना पाए, वही संरक्षित हो जाए। उन्होंने निकलने ही उसका बंद कर दिया। सर, अगर निकलना बंद होता है तो पहले तो हमारी जो धार्मिक और आस्था का विषय है कि हम कोई भी उद्गम को बहुत पूजनीय मानते हैं, और उद्गम पे जो पानी शुद्ध मिलता है वैसा कहीं भी नहीं मिल सकता। उस पानी की टीडीएस वैल्यू, पीएच वैल्यू मैंने खुद अपने हाथों से मीटर से चेक की है। इतना शुद्ध पानी, उसको लैब में टेस्ट करवाया, इतना अच्छा शुद्ध पानी, क्योंकि उसका जो कैचमेंट, जो जहां से उद्गम के पहले का पूरा जंगल इलाका है, और पूरा मानव बस्ती से विहीन है, मानव नहीं है वहां पर, तो पूरा शुद्ध पानी है। अब वो धीरे धीरे जब आगे आता है, आगे अलग अलग चीजें उसमें मिलती हैं, वो अलग विषय हो गया। लेकिन उसको बंद करना, मतलब प्रशासन मौन, आज 6 से 8 महीना हो गया, कोई साल भर भी कह रहा है कि प्रशासन मौन पड़ा है, सबकी संज्ञान में है। लेकिन राठी जी, दरअसल ये कलेक्टर भोपाल की सीमा के भीतर की बात नहीं है, कलेक्टर रायसेन में आता है। हाँ, इसलिए कौशलेंद्र सिंह ने इस पर कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन राजधानी के कलेक्टर हैं, उनको इस बात को आगे तो बढ़ाना चाहिए था, हो सकता है कि बढ़ाई भी हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि रायसेन कलेक्टर ने भी इस पर कोई नोटिस नहीं दिया, ये जरूर चिंताजनक बात है। हम जानकारी के अभाव में इसको बोल रहे थे कि कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन रायसेन कलेक्टर इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ कमिश्नर भोपाल की हम बात करें, ये आप बता रहे हैं 8 महीने पहले। नहीं, मुझे तो सर ये जानकारी है कि वो संज्ञान तो लिया ही नहीं, लेकिन वो ये था कि चूंकि हमारी सीमा में नहीं है, वो वन विभाग की सीमा का काम है। लेकिन क्या है कि भारत के संविधान में हर नागरिक का दायित्व है कि कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स हो तो उसे संरक्षित करना, आप कलेक्टर हो या ना हो। हम तो कुछ भी नहीं है। अगर हम देख रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे जितना बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे। लेकिन क्या जो अधिकारी हैं उनका कोई दायित्व नहीं है? अगर नहीं है तो फिर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बहुत लोग बनने को तैयार बैठे हैं, अच्छे अच्छे पद पे आके काम भी करने बैठे हैं। अगर अधिकारियों को काम करने की इच्छा ना हो, ऐसे नेचुरल हमारी चीजों को खत्म करने की इच्छा रखते हो, तो तत्काल उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, व्यापार में उतर जाएं और ऐसे काम करते चले। ये आपकी जिम्मेदारी इसको संरक्षित करना है, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए आगे पीछे कुछ काम करना, राजनीतिक अपनी पोस्टिंग के लिए काम करना नहीं है। मैं सीधा मतलब बड़ा तकलीफ है, इसलिए इतनी बात शायद कह रहा हूं। योगीराज जी, राठी जी भावुक हैं और गुस्से में भी हैं, लेकिन नदियों को, झीलों को बचाने के लिए आपको इतनी शिद्दत से बात करनी पड़ेगी, इतनी शिद्दत से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी की प्रशासन इस पर ध्यान दे, और ख़ासतौर से कलेक्टर रायसेन के साथ साथ राज्य शासन भी ध्यान दे, क्योंकि ये मामला अगर कलेक्टर एक्टिव होते तो वो ये नौबत नहीं आती। राज्य सरकार को, खासतौर से जो मुख्यमंत्री, क्योंकि
कैन बेतवा परियोजना काम शुरू हो चुका है और जो उसका बेतवा का उद्गम है वही सूख गया। ये बहुत चिंताजनक बात है। देखिए राघवेंद्र जी, पिछली बार का जब उज्जैन में सिंहस्थ हुआ था तो क्षिप्रा सूखी पड़ी थी और उसके लिए में पानी ले जाना पड़ा था जी। तो ये हाल नदियों का होता चला जा रहा है। और वो जो सरकार जो नदी जोड़ों की बात करती है, उसके शासन में, उसके कार्यकाल में यदि ऐसा होता तो ये शर्म की बात है। और लोग कुंभ में डुबकी लगाने जाते हैं पुण्य लाभ कमाने, अरे मुहाना खोल दो, ये भी पुण्य, बिल्कुल सबसे बड़ा पुण्य का काम ये भी कुंभ से कम नहीं है। कुल मिलाकर सरकारों को, प्रशासन को और समाज को जागने की जरूरत है और जो उद्गम स्थल पर अतिक्रमण कर रहे हैं उनके साथ कठोरता से कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि शासन इस पर कोई एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा और बेतवा नदी हमारी फिर से जीवित हो जाएगी, क्योंकि उद्गम पर पानी बंद हो गया है। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है लेकिन डरावना बहुत है। सच यही है। मैं तीनों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। योगीराज जी आपका बहुत साधुवाद, डॉक्टर विश्वनाथ जी आपका धन्यवाद और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।